Hey, class 10th. So we read about the fertilization, right? The fertilization inside the female's body. So today, something extra that I'm going to add. I'm just giving you an idea. Okay, after fertilization, embryo is formed, right? This embryo gets embedded in uterus. Clear? So this process of the embryo that embeds in the uterus is called as implantation. So during or when the implantation takes place, just after implantation, a disc-like muscular part is formed inside the uterus. Clear? And that is called as placenta. Clear? Right after implantation, जब implantation होता है, clear, embryo uterus में चिपकता है uterine wall में, तो तब उसी समय at the moment एक disc-like muscular part, okay, a special tissue, disc-like special tissue बोल सकते हैं इसको, okay, it develops, okay, develops between whom? Develops between the embryo and the what? Uterine wall. Clear? Okay, बता रहा हूँ, देखो मैं सिर्फ यूट्रस का पार्ट बना रहा हूँ. लाइक सपोज दिस इज यूट्रस, सपोज. क्लियर? यहाँ पे एम्ब्रियो आ गया, यूट्राइन वाइल में अटैच, में चिपकते हुए नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर मुझे उसको रिमूव भी करना पड़ेगा. तो ध्यान से देखो, ये एम्ब्रियो है, ये यूट्राइन वाइल में अटैच हुआ सपोज. तो यहाँ से एक प्लासेंटा शुरू होता है, मस्कुलर टिश्यू है, ओके, डिस्क लाइक टिश्यू, ये शुरू होता है बनना. क्लियर? एंड इट इज अ कनेक्शन, इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन दिस एम्ब्रियो एंड यूट्राइन वॉल. ये एम्ब्रियो को और यूट्राइन वॉल को कनेक्ट करता है. क्लियर? और एक बात, मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, देखो ये हो डायग्राम. सो यहाँ पे तो थोड़ा एम्ब्रियो से बेटर डेवलपमेंट दिख रहा है यहाँ पे. क्लियर? यहाँ पे एम्ब्रियो से थोड़ा बेटर डेवलपमेंट हो चुका है. क्लियर? तो एक्चुअली ये क्या है, ये जो एम्ब्रियो होता है वो प्लासेंटा से डायरेक्टली भी नहीं जुड़ा होता. क्लियर? ये कॉर्ड देख रहे हो सब लोग, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड. क्लियर? सो द एम्ब्रियो और द फॉइटस, यहाँ तो ये फॉइटस के स्टेज में आ चुका है, थोड़ा ग्रोथ दिखा दिए हैं. क्लियर? एम्ब्रियो जब आके एम्बेड होगा, इम्प्लांटेशन होगा तो प्लासेंटा बनेगा. और ये प्लासेंटा तब तक रहेगा जब तक ये बेबी बाहर नहीं आता, ये फॉइटस बाहर नहीं आता, ये प्लासेंटा तब तक वहीं पे रहेगा. सो प्लासेंटा का और फीटस का, ये जो एम्ब्रियो का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता. क्लियर? ये कनेक्शन बनता है इस कॉर्ड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? द fetus, or I could tell the embryo, okay, the embryo and the uterus, they both are connected through placenta, okay, and the placenta and this baby is connected through umbilical cord. समझ में आ रहा है? ये पूरा बेबी या ये फीटस और यूट्रस का वॉल, ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा के थ्रू. समझ में आ रहा है? क्लियर? जस्ट आफ्टर implantation the placenta is formed. It is disc-like tissue, okay, it is formed inside the uterus, and the newborn baby, and the fetus, I can tell, the fetus and the placenta, okay, they both are connected through the help of a cord called as umbilical cord. Whatever the fetus requires, okay, जो डेवलपिंग fetus है ये वाला, इसको जो भी चाहिए होगा, लाइक न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लियर, ये सब कुछ इस प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होगा. क्लियर? यहाँ से जितना भी न्यूट्रिएंट्स आएगा वो प्लासेंटा को मिलेगा. प्लासेंटा से वो ये जो देख रहे हो तुम लोग कॉर्ड, ये कॉर्ड के थ्रू डेवलपिंग फीटस को मिलेगा. क्लियर?
वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया गया है, ओके, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक्स प्लेस थ्रू प्लासेंटा। ये प्लासेंटा के थ्रू होता है, लेकिन प्लासेंटा के साथ साथ एक और चीज़ भी है, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। इन दोनों के थ्रू ये होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? एक और चीज़, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, देखो यहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, दिस इज अ फ्लूइड, दिस इज ए फ्लूइड, यूटेराइन फ्लूइड ऑल्सो कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। इसका नाम है, वेट हाँ लिख के दिखा रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, बेबी तो डेवलप कर रहा है, यूट्रस का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ओके, बेबी डेवलप करता है, अंदर कुछ स्पेसेस रहता है, तो स्पेसेस में मतलब कोई इंजुरी ना हो, इस डेवलपिंग फिटस को प्रॉपर कुशनिंग मिले। कुशनिंग मीन्स आराम मिले, मीन्स अगर मदर चल रही है तो उसके वजह से ये फिटस हिल सकता है और यूट्राइन वॉल में टकरा सकता है, जिससे बेबी को भी पेन होगा प्लस मदर को भी पेन होगा। तो अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करता है, इसका मूवमेंट होने नहीं देता, लाइक इसको वो तैरा के रखता है, सोच लो, तो जिससे कि ये यूट्राइन वॉल से टकराता नहीं है, डेवलपिंग फीटस यूट्राइन वॉल से टकराता नहीं है, जिससे भी कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं आता। क्लियर, समझ में आ रहा है? प्लासेंटा फॉर्मेशन कैसे हुआ? जस्ट आफ्टर implantation the placenta is formed. Okay, it is a disc like special tissue between the uterine wall and the what developing fetus, and this placenta and developing fetus is actually connected through a cord called as umbilical cord. Clear? और प्लासेंटा और इस कॉर्ड के थ्रू ही सारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल होता रहता है। क्लियर? और जब मतलब फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, लाइक इसको डेवलप होने में करीबन लगता है 9 मंथ्स, या एग्जैक्टली मैं बोलूँगा 38 वीक्स, मीन्स 9 मंथ के बाद, 9 मंथ मतलब 36 मंथ, उसके बाद 2 वीक और, जो बोलते हैं 10वां महीना में बच्चा पैदा होता है, दैट इज द थिंग, मीन्स 9 मंथ खत्म होने के बाद 10th मंथ के मिड में बच्चा पैदा होगा। क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन, सोचो ये फर्टिलाइजेशन होता है डे 1 में, तो पहला दिन फर्टिलाइजेशन से लेके पूरा डिलीवरी ऑफ द बेबी, ओके, ये पूरे पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। द टाइम पीरियड, ओके, फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द गिविंग बर्थ ऑफ द बेबी। क्लियर? मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके बच्चा पैदा होने तक, ये पूरा टाइम पीरियड को बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। क्लियर? ओके, सो फर्टिलाइजेशन अगर फर्स्ट डे में हुआ, सपोज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे वहाँ से जाइगोट से तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस डेवलप होगा, और एट लास्ट 38 वीक्स के अंदर ये फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। एंड टाइम लाइक अबाउट लास्ट 10 to 14 डेज, जो बर्थ होने के 10 दिन पहले, तब से क्या होता है, यूट्रस का वॉल जो है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है, जिससे कि बेबी धीरे धीरे एब्डोमेन के लोअर पार्ट में आता है। लाइक आई कैन शो यू दिस थिंग, यहाँ देख रहे हो ना, अगर ये बेबी डेवलप हो गया ना, तो अप्रॉक्सीमेटली जब बर्थ होना होता है, एक डेट कैलकुलेशन होता है, डॉक्टर्स कर लेते हैं ये डेट का कैलकुलेशन। तो ये यूट्रस का वॉल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, जिससे कि ये फीटस जो है धीरे धीरे नीचे आएगा, मीन्स वजाइना की तरफ से बाहर निकलेगा। क्लियर? ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन द फीटस मूव्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स वजाइना एंड थ्रू द वजाइनल कैनल इट कम्स आउट। अगर वजाइनल कैनल से बाहर आता है, दैट मीन्स इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी। क्लियर? एंड अगर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर्ली नहीं होता, तो ऑपरेशन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं CS, C मीन्स सिजेरियन एंड S मीन्स सेक्शन,
CS मीन्स सिजेरियन सेक्शन। क्लियर? दो चीज़ कर सकते हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या फिर ऑपरेशन के थ्रू यानी सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। बच्चे के बर्थ तक ये एमनियोटिक फ्लूइड अच्छे से रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो बच्चे को इंजरी हो सकता है या मदर को सीवियर पेन हो सकता है। और क्योंकि डिलीवरी के पास ये फ्लूइड डिस्चार्ज होना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि फीटस स्मूथली बाहर नहीं आ पाता। ये फ्लूइड का एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट भी है। अगर फ्लूइड प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है तो बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। अगर फ्लूइड का अमाउंट कम हो गया है तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना बेटर है। क्लियर? सो यू गॉट अबाउट द आइडिया अबाउट द प्लासेंटा फॉर्मेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, जेस्टेशन पीरियड। सो जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, तुमको पता भी है, मैं भेज दूंगा, तुम नोट्स अपना खुद का बना लेना। क्लियर? ओके, डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो पहले डेफिनेशन नहीं देखेंगे, पहले इसके बारे में बेसिक्स सीखेंगे, बेसिक्स जान जाएंगे, देन वी विल इजीली फाइंड आउट योर डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। Clear? So, menstrual cycle simply it is of 28 days. 28 दिन का होता है ये साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिपीट होता है बार बार। क्लियर? ओके, सो 1 मिनट। ओके, सो डे 1 मतलब, अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि तुम तो जानते ही हो कि फीमेल के बॉडी में पहले से ही अनमेच्योर एग्स होता है। क्लियर? प्यूबर्टी के बाद ये धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होता है। क्लियर? द फीमेल्स ओवरी कंटेन्स अनमेच्योर एग्स फ्रॉम द बर्थ एंड दे स्टार्ट मैच्योरिंग आफ्टर प्यूबर्टी। ये मैच्योरेशन का भी एक खास प्रोसेस होता है। मैच्योरेशन सारे एग्स का एक साथ नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज में एक एग मैच्योर होगा। अप्रॉक्सीमेटली, मैं नहीं बोल रहा कि 28 दिन में ही, कभी कभी वो 27, 26 भी हो सकता है, कभी कभी वो 29, 30 भी हो सकता है या और फ्लक्चुएट कर सकता है। क्लियर? The eggs get mature one by one. That means only one egg is in approximately 28 days. 28 दिन में सिर्फ एक एग मैच्योर होता है। क्लियर? समझ में आया? ये मैच्योर होगा एक, तो बता रहा हूं क्या होता है। डे 1, मैं कोई भी दिन को डे 1 मान रहा हूं। ओके, फर्स्ट डे the maturation of eggs start. Clear? Maturation of the ovum or egg starts, शुरू हुआ। Clear? इसको मैच्योर होने में about 13 days लगते हैं, 13 दिन। A single egg जो डे 1 में मैच्योर होना शुरू हुआ है, इसको मैच्योर होने में about 2 लग जाएगा 13 days, 12 to 13 days। ठीक है? डे 1 में ये मैच्योरेशन शुरू हुआ, इसके साथ साथ एक और प्रोसेस भी होता है। यूटेरस के इनर लाइनिंग में ब्लड सप्लाई शुरू होता है। क्लियर? द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस गेट्स ब्लड लाइनिंग। ओके, गेट्स ब्लड लाइनिंग, जगह नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझो। क्लियर? डे 1 में 2 काम शुरू होता है। डे 1 में 2 काम शुरू होगा, एग्स का मैच्योर होना शुरू होता है एंड द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस विल गेट द ब्लड कैपिलरी लाइनिंग। क्लियर? ये धीरे धीरे ये ब्लड कैपिलरी यहाँ पे, ब्लड का सप्लाई यहाँ पे जमा होता है। क्लियर? यहाँ देखो डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिया भी है। ठीक है? ये जो तुम्हें रेड लाइन, ऑरेंज जो पार्ट है वो तुम्हारे यूटेरस का वॉल है, उसके इनर लाइनिंग में रेड मार्क है। देखो ये 3 जगह पे, यहाँ पे पूरी तरह से ब्लड लाइनिंग भरने लगेगा, ब्लड का सप्लाई होने लगेगा। क्लियर? ये शुरू हुआ। ओके, डन। ओके, 14th डे, एक दिन तो हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं 14th डे में क्या होता है, एग्स मैच्योर हो चुका है। अभी 13th डे के अंदर एग मैच्योर हो चुका है। क्लियर। अब आता है रिलीज ऑफ एग का बारी, रिलीज ऑफ ओवम। इफ द एग गेट्स मैच्योर देन द एग इज रिलीज्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है? एग इज रिलीज्ड। द प्रोसेस इन विच द एग इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। क्लियर, द रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं ओवुलेशन ऑकर। फर्स्ट डे में मैच्योरेशन शुरू हुआ था, 13th डे के अंदर मैच्योरेशन कंप्लीट हो गया और 14th डे में मैच्योर ओवम रिलीज हो गया। क्लियर, रिलीज हो गए उसी दिन 14th डे में ही कहां पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब, यानी एम्पुला के रीजन के पास। क्लियर, समझ में आया? 14th डे में पहुंच जाएगा एम्पुला के रीजन में, फैलोपियन ट्यूब के रीजन में। क्लियर। एम्पुला में क्या होता है, यहां होता है फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है 14th या 15th डे में। अगर स्पर्म है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देखो 14th डे में क्या है, तुम्हारा रिलीज ऑफ ओवम हो गया, प्लस यहां पे ब्लड लाइनिंग भी है। ठीक है, अगर 14th to 15th डे में, क्लियर, 14th to 15th डे में अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो दो चीज होगा, वो जो ओवम फैलोपियन ट्यूब में है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दूसरा ब्लड लाइनिंग जो है वो रप्चर हो जाएगा इस तरह। क्लियर। 14th डे में ओवुलेशन हुआ और फैलोपियन ट्यूब तक ओवम पहुंच गया। If the ovum is not fertilized within the 15th day, clear? I could say the ovum gets destroyed. Okay, the ovum gets destroyed. Okay, ब्लड लाइन रप्चर तो होगा, खराब तो होगा, ये ब्लड जो लाइनिंग है ये पूरा फट जाएगा, लेकिन 15th डे में नहीं, थोड़ा बाद में। ओके, तो यहां से वो यूट्रस तक पहुंचेगा डिस्ट्रॉयड ओवम। क्लियर। और अप्रॉक्सीमेटली 23rd डे में वो डिस्ट्रॉयड ओवम बाहर आएगा, प्लस 23rd डे में उसके साथ साथ ब्लड लाइनिंग पूरा रप्चर होके शेड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? लेट मी शो यू अ सिंपल फ्लो चार्ट हियर। तो यहां बना दिया हूं। Day 1, maturation of ovum starts and the inner lining of uterus will get blood capillary lining. 13 days के अंदर मैच्योर हो जाएगा और 13 days के अंदर ब्लड कैपिलरी लाइनिंग प्रॉपर हो जाएगा। 14th डे में ओवुलेशन होगा, यानी ओवम रिलीज हो गया और वो उसी दिन पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब। अगर वो 14th से 15th डे के अंदर अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड प्लस द ब्लड लाइनिंग इज नो मोर रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ रहता ना तो वो ब्लड लाइनिंग भी यूज हो जाता। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो जाइगोट बना होता और जाइगोट से एम्ब्रियो बना होता और एम्ब्रियो जाके यूट्रस में एम्बेड होता। उसके बाद ये ब्लड पूरा काम आता। ब्लड क्या काम आता है? न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने में, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज करने में आता है कि नहीं आता? हाँ, ओके। तो क्योंकि ये यूज और उसका एम्ब्रियो से फिटस बनता, लेकिन यहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं हुआ इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गया एंड द ब्लड लाइनिंग इज नो मोर रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाई ऑन द 23rd डे ब्लड शेड शुरू होता है। जो ब्लड लाइनिंग रप्चर होकर ब्लड बाहर डिस्चार्ज होगा, प्लस डिस्ट्रॉयड ओवम बाहर होगा एंड सम अमाउंट ऑफ वाइट फ्लूइड also gets discharged. It's a kind of excreta from the female's body. 23rd डे में शुरू होता है। Approximately ये 5 दिन चलता है, मीन्स 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th आसपास। 23rd से लेके 28th डे तक मैक्सिमम ये चलता है। 29th डे में फिर से डे 1 चला आएगा, फिर से एक नया ओवम मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो दिस साइकिल कंटिन्यूज फॉर एवरी 28 days. That means I can tell you from day 1 to 28 days ये चला पूरा एक प्रोसेस। फिर से और 29th डे वो फिर से फर्स्ट डे जैसा काम आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है?
1 से 28 दिन तक ये पूरा प्रोसेस चला, ये फिर से 28 दिन बाद फिर से रिपीट होके डे 1 फिर से मैचुरेशन में चला आएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये एग फर्टिलाइज नहीं होता, हर महीने चलेगा। 28 डेज मीन्स अप्रॉक्सीमेटली ये 28 दिन नहीं होता, डिपेंड्स अपन द फीमेल्स बॉडी। कभी कभी 26 डेज में भी ये तक ये साइकिल रहता है, कभी कभी 30 डेज या मोर देन 30 डेज भी हो जाता है। सो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1 मंथ का एक हिसाब दिखाते हैं। क्लियर? एवरी मंथ, एवरी 28 डेज दिस मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस अंटिल फर्टिलाइजेशन ऑकर। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो ब्लड लाइनिंग है रप्चर नहीं होगा, वो ब्लड लाइनिंग यूज हो जाएगा। क्लियर? और जेस्टेशन पीरियड तक नो मेंस्ट्रुएशन, और आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी ऑल्सो फॉर सम मंथ दिस प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। बच्चा पैदा होने के बाद के 3 से 6 महीने तक भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। Clear? So how to define this menstruation? The breakdown and removal of the inner thick lining of the uterus, okay, along with its blood vessels to form a vaginal bleeding, that is called as menstruation. Clear? That means the blood discharge and the destroyed ovum, both of them will shed out of the body, and that is called as menstruation. Clear? So the menstruation actually starts at puberty. Okay, so it is called as menarche. Okay, menarche means the beginning of menstrual cycle. Clear? Menarche means the beginning of menstrual cycle. Menarche occurs at the age of puberty, like approximately 12 years. 12 साल की उम्र में ये हो जाता, 10 से 12 साल की उम्र में अप्रॉक्सीमेटली। और ये लाइफ टाइम नहीं चलता, सिर्फ मेल्स का स्पर्म प्रोड्यूस होता रहता है लाइफ टाइम, फीमेल्स का ऐसा नहीं होता। एक टाइम आता है जहाँ पे वो बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। मेनोपॉज, द सीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। सीज मीन्स बंद होना, चालू होना को बोलते हैं मेनार्क, खत्म होना को बोलते हैं मेनोपॉज। इस दौरान लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 12 टू अप्रॉक्सीमेटली कब बंद होता है? 45 to 50 ईयर्स का एक अप्रॉक्स एज लिया गया है। क्लियर? 45 to 50 एज, ये फ्लक्चुएट हो सकता है, ये एबव 50 भी आ सकता है, बिलो 45 भी आ सकता है। तो सपोज तुम ले लो 50, तो 12 साल से 50 साल के उम्र तक कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, एंड जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा अ फीमेल इज एबल टू रिप्रोड्यूस। क्लियर? समझ में आया? डन। आई होप कि ये पॉइंट्स समझ आ रहा है। क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स अच्छा देखो, एक और बात कि नोट्स और वीडियोस तो ठीक है, इसके साथ साथ एनसीईआरटी तुम्हारा एस्ट्रन को प्रॉपर्ली फॉलो करना। मैं जो नोट्स दिया हूँ काफ़ी स्ट्रेट दे दिया हूँ, स्ट्रेट पूरा, ठीक है। और तुम्हारा जो एस्ट्रन या एनसीईआरटी होगा शायद कुछ उसमें और पॉइंट्स मिल सकता है, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट बुक्स ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तुम्हारे यहाँ पे चैप्टर का एंडिंग में पहुँच चुके हैं। नाउ विल रीड अबाउट बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, मीन्स बर्थ रेट घटाना है। तो क्लियर? बर्थ रेट घटाना है। कैसे घटाएंगे? एक्चुअली बर्थ रेट घटाना ही क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉपुलेशन द नेशनल डेवलपमेंट इज बीइंग हिंडर्ड। क्लियर? पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ कर रहा है। क्यों कर रहा है इंडिया में ऐसा? बिकॉज ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स क्राइम्स, रेप्स, ये सब प्रॉब्लम है, जिसके वजह से कि मीन्स अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है। ओके, देन द फैमिली मेम्बर्स और द फीमेल शी गेट्स पैनिक्ड एंड मीन्स बेसिकली कंट्री में दो प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, ओके, दूसरा है सेक्स क्राइम लाइक रेप्स एंड ऑल। तो उसमें क्या होता है, मतलब शर्म की वजह से लोग अबॉर्शन या बर्थ कंट्रोल नहीं कराते। क्लियर? सो गवर्नमेंट ने काफ़ी सोच समझकर एक स्कीम शुरू किया था, फैमिली
प्लानिंग प्रोग्राम. क्लियर? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक्चुअली फैमिली एंड वेलफेयर का एक मिनिस्ट्री है. ओके, चिल्ड्रन वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर एक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर ये प्रोग्राम चलता है. तो वहाँ पे सेक्स अवेयरनेस, हॉस्पिटल्स में फ्री बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये सब होता है. मीन्स बर्थ कंट्रोल करना है. मीन्स आफ्टर गवर्नमेंट सेज दैट स्मॉल फैमिलीज हैप्पी फैमिली, हम दो हमारे दो, या अभी तो नया चल रहा है हम दो हमारे एक. क्लियर? सो ये अवेयरनेस गवर्नमेंट स्प्रेड कर रहा है. तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में हम 3 बेसिक मेथड्स को फोकस करेंगे. ओके, 3 तुम्हारे बुक में दिया है शायद. 1 सेकेंड में चेक. बुक में 3 दिया है. 1 मिनट. हाँ, ओके, नो, 4 मेथड दिया गया बुक में, तो 4 हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला मेथड तुम्हारा रहेगा बैरियर मेथड. बैरियर मीन्स ऑब्स्टकल, रोक देना. रास्ते में चल रहे हो, दीवार आ गया, तुम जा नहीं पाओगे. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज बैरियर मेथड. हियर बेसिकली व्हाट इज बैरियर हियर? मीन्स स्पर्म और ओवम को मतलब मिलने से रोकना है, बीच में बैरियर देना है. क्लियर? सो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? 3 चीज यूज कर सकते हैं. कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्रागम. क्लियर? डायफ्रागम और तुम्हारा क्या सर्विकल कैप्स, ये दोनों मेनली फीमेल्स के लिए आता है. कॉन्डम्स बोथ फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए आता है. क्लियर? 3 चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं. राइट इट डाउन. ओके, स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है. मीन्स यू नीड टू ब्लॉक देम. ब्लॉक कैसे होगा? बाय द यूज ऑफ कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स और डायफ्रागम. इसका डिस्क्रिप्शन तो बुक नहीं दिया यहाँ पे, सो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं बता रहा. अगर इफ यू वांट टू नो समथिंग यू कैन गिव मी अ कॉल. ओके, बस सिंपल जाने रहो कि दिस 3 थिंग्स आर यूज टू ब्लॉक और यूज बैरियर. रुक जाएगा, स्पर्म और ओवम मेट नहीं करेगा. एक और चीज, do not hesitate to ask questions. If you have some questions regarding these things, there is no need to hesitate. Clear? You are now in teenage and you need to know about proper things about your body, and you should have a proper sex education. So this comes under sex education. You must know it. ऐसा नहीं कि ये सब सीखने में कुछ बुरा बात है. Clear? Okay. So whatever you doubt you will face, you can give me a call or you can ask me in Zoom meeting. Okay? हाँ, सो व्हाट डज दे डू? इनका मेन फंक्शन या मेन मैकेनिज्म क्या है? ये स्पर्म के एंट्री को रोकते हैं. किधर? यूट्रस में. क्लियर? मीन्स फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? स्पर्म अगर पहुंच जाएगा तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब, ओके, वहां फर्टिलाइजेशन होगा. अगर वहाँ तक पहुँच ही ना पाए तो क्या होगा? नहीं होने वाला. तो कॉन्डम्स मेनली मेल के लिए पेनिस में यूज़ होता है, फीमेल्स के लिए वजाइना में. बाकी डायफ्रागम और तुम्हारा सर्विकल कैप्स, ये सर्विक्स यानी यहाँ पे यूज़ होता है. यहाँ पे. क्लियर? सर्विक्स पार्ट में यूज़ होता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. मीन्स हियर you have to use chemical medicines. Okay, here we use chemical medicines like oral pills, oral tablets या vaginal pill. 2 चीज यूज होता है. ओके, 1 मिनट. सो ओरल पिल यूज होगा और वेजाइनल पिल यूज होगा. ओरल पिल हम खाएंगे. ओके, ओरल पिल इज टेकन बाय द फीमेल. ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है. क्लियर? सो व्हाट डज ओरल पिल डू? ओरल पिल ना, it contains some hormones. Oral pills contain some hormones which prevent the release of ovum. Ovum को release होने नहीं देगा. Clear? समझ में आ रहा है? हाँ, ओरल पिल्स में कुछ हॉर्मोन्स होता है जो कि ओवम के रिलीज को बंद कर देगा. क्लियर? दूसरा चीज,
वेजाइनल पिल्स ये वेजाइना में इंसर्ट करते हैं. इट कंटेन्स सम स्पर्मिसाइड. स्पर्मिसाइड मीन्स स्पर्म मीन्स मेल सेक्स सेल्स एंड साइड मीन्स किलर. मीन्स वेजाइनल पिल्स ऐसा टैबलेट से, ऐसा मेडिसिन है, वो टैबलेट ने एक्चुअली कैप्सूल काइंड ऑफ रहता है, तो उसमें ऐसा मेडिसिन होता है या ऐसा कंटेंट होता है जो स्पर्म्स को मार देता है. इट डिस्ट्रॉय द स्पर्म्स इनसाइड द वेजाइना. वेजाइना के अंदर आते ही ये सारे स्पर्म्स को मार देगा. क्लियर? स्पर्म्स मर गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. क्लियर? ओके, डन. ये भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड. थर्ड वन इज सर्जिकल मेथड. मीन्स सर्जरी करेंगे. किस चीज का सर्जरी करेंगे? देखो, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बता रहा हूं मैं तुमको. ये है फैलोपियन ट्यूब, फीमेल पार्ट का. सर्जिकल मेथड में यहां होता है ट्यूबेक्टोमी. क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी. ओके, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को बीच से काट देते हैं. ओके, लाइक मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब बना रहा हूँ. ये सपोज फैलोपियन ट्यूब है सपोज. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बीच से काट देंगे, इसको इधर से स्टिच कर देंगे. क्लियर? स्पर्म अगर इधर आया भी ना, मतलब ये कहाँ पे, एम्पुला से, ये एम्पुला पार्ट है, एम्पुला से पहले ही काट देंगे. समझ में आया? यहाँ से ओवम आया, ठीक है, यहाँ पहुँचा, स्पर्म आया यहाँ पहुँचा. स्पर्म इधर है, ओवम इधर है, दोनों फ्यूज नहीं हो सकते. खत्म. क्लियर? दूसरा होता है वैसेक्टोमी. वैसेक्टोमी, यहां पे वास डेफरेंस को कट करते हैं. वास डेफरेंस को कट करते हैं. जैसा फैलोपियन ट्यूब को कट करके दो साइड से स्टिच कर दिए, उसी तरह वास डेफरेंस को भी बीच से कट कर देंगे. यानी स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा. क्लियर? स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा. क्लियर? समझ में आया? ओके. इसके बारे में बुक्स पे बहुत कुछ तो नहीं दिया है, शायद मैं देखा नहीं हूँ. मैं बस तुम्हें बेसिक आइडियाज दे रहा हूँ. अगर इसमें बहुत सारा चीज़ दिया है तो तुम पढ़ के मेरे को बताओ, मैं समझा दूंगा. क्लियर? लास्ट टॉपिक, IUCD. IUCD मीन्स इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. क्लियर? इंट्रा यूटराइन contraceptive device. Clear? It is called as copper T also. नॉर्मल वर्ड्स में कॉपर टी बोलते हैं. एक खास तरह का ऐसा स्ट्रक्चर सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करते हैं. ओके, इट इज इंसर्टेड इनटू द सर्विक्स. सर्विक्स के होके एक्चुअली यूट्रस तक ये पहुंच जाता है. ओके, सो ये चीज़ कौन इंसर्ट करता है, किसके बॉडी में इंसर्ट होगा? मेनली फीमेल के बॉडी में. कौन करेगा? एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. लाइक एक गायनेकोलॉजिस्ट. यू नो व्हाट इज गायनेकोलॉजिस्ट? द पर्सन हु डील्स विथ मीन्स द प्रेग्नेंट वुमेन एंड मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. तो उसको फीमेल प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजिस्ट. तो वही इस चीज़ को इंसर्ट करता है. ये क्या करता है? कॉपर, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉपर आयन होता है जो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. क्लियर? स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. समझ में आया? दूसरा चीज, IUCD इम्प्लांटेशन को भी, इम्प्लांटेशन ऑफ दैट एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड एग, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा. IUCD ऑल्सो डिस्ट्रॉयज और प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग. क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बर्थ कंट्रोल मेथड. 4 मेथड पढ़ा दिया. इसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. क्लियर? ये तुमको पता ही है, एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है. ओके, इन सब के बारे में बुक में दिया होगा, तुम पढ़े भी हो. ओके, जैसे थोड़ा बता दे रहा हूँ, एड्स काफ़ी हद तक इनक्योरेबल है, लेकिन गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों थोड़ा क्यूरेबल है. क्लियर? एड्स क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को पूरा इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको क्योर कर पाना बहुत मुश्किल है. ओके, एंड बट सिफिलिस गोनोरिया कंट्रोलेबल है. पहले देखो बुक में इसके बारे में दिया है कि नहीं.
ओके, एड्स वायरस से होता है और सिफिलिस और गोनोरिया बैक्टीरिया से। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होता है। क्लियर? इसके बारे में मैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद पढ़ना है एसचान से और एनसीईआरटी से, इसका नोट्स बनाना है और कहीं भी डाउट होगा इस पार्ट से पूछना है। क्लियर? और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो वैल्यू बेस्ड टॉपिक्स है, दैट आई नीड टू टॉक अबाउट इट इन टुमारोज व्हाट जूम मीट। सो कल जूम मीट में सब लोग आओ तो एक्स्ट्रा नॉलेज तुमको कुछ मिल जाएगा। ओके, सो इसको वीडियोस को देखो अच्छे से और नोट्स लिखो, पढ़ो और एसटीडी का नोट्स बनाओ, डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।